Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं. That to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like Bihar, UP, MP, Delhi और राजस्थान बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books और e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका फर्स्ट टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. फ्रेंच सोसाइटी जो है किस तरीके से डिवाइडेड थी मैम लेट 18th सेंचुरी में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने मैम इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने देखा था एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही थी, वो थी 14 जुलाई 1789. अब हमने उस टाइम पे जो सिचुएशन देखी थी बिल्कुल भी सही नहीं थी, हम सब कुछ देख पा रहे थे. अब हम ये देखेंगे कि उससे पहले ऐसा क्या था कि वो सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई. वहां के लोग जो है वो सड़कों पर आए राजा के खिलाफ, क्यों आए, ऐसा क्या हुआ पहले, प्री उस डेट से पहले कैसे सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्या सिचुएशन हो रही थी, वो सब समझेंगे अब हम लोग, राइट. तो इससे पहले अब हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है 1774 से, और वहां पर जो है राजा बने हैं नए नए अभी लुई 16, राइट. हम समझेंगे पहले फ्रांस को, ठीक है. अभी फ्रांस में क्या चल रहा है, हम सोसाइटी डिवीजन बाद में देखेंगे. पहले हम देखेंगे मैम क्या हुआ कि फ्रांस में, और डेट है आज बहुत इंपॉर्टेंट, अब डेट बदल गई है 1718, अब हम प्री 1789 देख रहे हैं. 1774 का टाइम पीरियड है, नए नए राजा बने हैं मैम. अभी हमने देखा वहां पे एक राजा बने और राजा है लुई 16 मैम. ये लुई 16 जो है अभी अभी वहां पर क्या बने हैं मैम, राजा बने हैं. और राजा की शादी भी हुई है, बड़ी प्यारी सी एक प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है, मैरी एंटोनेट, ठीक है. मैरी एंटोनेट. चलिए हम क्या समझे मैम, फ्रांस में 1774 का टाइम पीरियड है, वहां के राजा है लुई 16, अभी अभी बैठे हैं गद्दी पर. खुश है या नहीं अभी समझ आ जाएगा. लुई 16 और उनकी शादी हुई है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ. चलिए मैम यहाँ तक हमें शादी हो गई है, राजा जी की गद्दी भी मिल गई है, तो क्या होगा, राजा जी तो खुश होने चाहिए. लेकिन राजा जी बहुत परेशान है मैम, राजा जी बहुत परेशान है, क्योंकि हम जब उनसे पूछते हैं राजा जी क्या हुआ, अभी अभी तो गद्दी पे बैठे हो, अभी परेशान क्यों हो, सब कुछ तो सही है, नहीं नहीं शादी हुई है यार आपकी, खुश हो जाओ, ठीक है, प्रिंसेस मिली आपको ऑस्ट्रिया की. लेकिन जब वो गद्दी पर बैठे तो राजा ने क्या कहा, स्टूडेंट्स बात ऐसी है, जब मैं गद्दी पर बैठा तो वहां पे क्या हुआ, मैंने सोचा था खजाना होगा, लेकिन मेरी ट्रेजरी तो खाली है, मेरा खजाना तो खाली है. क्या आपका खजाना खाली है, ऐसा क्या हुआ कि आपका खजाना खाली है. मतलब राजा को जहाँ खुश होना चाहिए, गद्दी मिली है भाई, ठीक है, थ्रोन पर आए हैं, साथ में उनके पास सब कुछ है, मतलब प्रिंसेस भी मिल गई, राजकुमारी मिल गई है, सुंदर सी है, सब कुछ सही है. लेकिन वो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ. क्यों परेशान हो राजा जी, क्योंकि इसलिए परेशान हूँ कि जब मैं गद्दी पर बैठा मेरी ट्रेजरी जो है पूरी तरीके से खाली है, पूरे तरीके से इन द सेंस बहुत सारी चीजें मेरे सर पे बहुत ज्यादा बर्डन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ. अरे तो ऐसी आप तो राजा हो ना, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ. तो अगर हम देखें अपॉन हिज एसेशन,
found राइट राजा जी बैठ गए हैं गद्दी पर। 1774 का टाइम है, लुई 16 है, मैरिज हो गई है, बहुत प्यारी सी एक प्रिंसेस है, कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज असेशन व्हाट किंग फाउंड, उनको मिलता है। मैम आपको पता है बच्चों, मेरी जो ट्रेजरी है ना बहुत खाली है, मैं परेशान हूँ तो मैं राजा लेकिन परेशान हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रेजरी खाली है? अब हम तो पूछेंगे ना राजा जी ऐसा क्या हो गया कि ट्रेजरी खाली है। फिर राजा जी ने हम लोगों को क्या बताया, अब चलो वो देख लेते हैं। राजा जी कुछ तो बोलेंगे। व्हाट वाज द रीजन? What was the reason of decline of the क्वेश्चन भी आता है ये 5 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। What was the reason? क्या कारण रहे राजा जी, आपकी ट्रेजरी खाली हो गई, आप जब बैठे गद्दी पर ऐसा क्या हो रहा था फ्रांस में? तो बहुत सारे रीजंस उन्होंने बताए, 5 रीजंस उन्होंने बोले। मैम आपको बताऊं बच्चों, आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? जब मैं थ्रोन पर बैठा, चीजें तो सही है, मुझे लग रहा है सही है, लेकिन सही जा नहीं रही है। ठीक है, क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो वॉर, ये जो फ्रांस में बहुत सारे वॉर हुए उनमें खर्चा हुआ। अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको, पर हम मेन 5 पॉइंट्स देखते हैं पहले। मैम बहुत ज्यादा वॉर जो है वो हुए, फिर मेरे पास जो है वॉर हुए तो वॉर्स में खर्चा होता है, कभी रिवोल्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, तो इन वॉर्स में खर्चा जा रहा है, तो मैम वॉर्स हो रहे हैं। अब भाई मैम मेरे पास एक पैलेस है, ठीक है, राजा के शाही खर्चे भी तो है, ठीक है। उन्होंने कहा मैम मेरे पास पैलेस है, एक राजा हूं मैं, जो भी हूँ राजा हूँ, मेरा महल है, महल में खर्चा तो होगा ना मेंटेनेंस का। देखो आपको कितना बड़ा महल है, मैं इसका मेंटेनेंस तो करूंगा ना, तो वहां भी तो खर्चा होगा। ठीक है, पैलेस ऑफ वर्से जो है मैम उसको मेंटेन भी तो करूंगा, ठीक है। मेरे पास पैलेस है, एक महल है, इसमें भी तो मेंटेनेंस का खर्चा होगा। मैम आप क्या बात कर रहे हो, ये भी तो सही है भाई, मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है उसको। अब ठीक है राजा जी, ये भी हो गया। मैम आपको पता है हमारा जो अमेरिका है, हमने अमेरिका को हेल्प की थी, ब्रिटेन से आजाद 13 कॉलोनीज जो थी उनको हेल्प की थी। अब उसमें भी हमारा खर्चा हुआ, मतलब आप हेल्प कर रहे हैं अमेरिका की, हमने हमें हेल्प की अमेरिका की, ठीक है। फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका फ्रांस। फ्रांस ने हेल्प की है मैम अमेरिका की, वो भी एक चीज है। और क्या हुआ, अब हेल्प जब हमने की थी तो हम पे कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया तो वो जो लेंडर्स है, आपको पता है 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं हमसे, वो लेंडर्स जो है अब हमें वो भी तंग कर रहे हैं, ठीक है। वो लेंडर्स हमें तंग कर रहे हैं और 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं हमसे। ये सारे रीजंस है मैम, आपको पता है। और भी तो मिसलेनियस चीजें हैं,
और भी तो बहुत सारी क्या है, मिसलीनियस चीजें है ना मैम। मिसलीनियस मैम, मिसलीनियस खर्चे मेरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मिसलीनियस खर्चे मतलब अब राजा जी ने आर्मी भी तो रखी है ना मैम, आपको पता है मेरी आर्मी भी तो है, अब उनको भी तो खर्चा देना है, सैलरी वैलरी देनी है। आर्मीज हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटीज हो गई, एक्स्ट्रा उनकी सैलरीज वैलरीज भी तो निकालनी है ना मैम। तो देखिए हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा मैम, हमें ये समझ आया, हम पहुंचे फ्रांस में, डेट है 1774, लुई 16 बने हैं मैम राजा, और हमने राजा जी की जो शादी में गए हुए हैं हम लोग, खूब नाचे वाचे, और हमने देखा बड़ी प्यारी सी प्रिंसेस आई है, कहाँ से आई है, ऑस्ट्रिया से आई है, उनका नाम है मैरी एंटोनेट। जो मैरी एंटोनेट है उनसे शादी हो जाती है, राजा तो खुश होने चाहिए थे, पर राजा जो है खुश नहीं है। एक तो नई नई गद्दी भी मिली है, सब कुछ सही है, लेकिन जब हमने पूछा राजा जी क्या हुआ, नई नई शादी हुई है, सब कुछ सही जा रहा है, 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए, दुखी क्यों हो? क्योंकि उन्होंने बताया कि जब मैं गद्दी पर बैठा तो मेरा जो वहां का, ठीक है, ट्रेजरी है, मतलब जी मेरा जो खजाना है मैम वो खाली है। अरे आप तो राजा हो, आपका खजाना खाली है? कैसे खाली है? उन्होंने कहा मैम मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, आपको लग रहा है मैं राजा हूं, लेकिन आपको पता है क्या कारण है? तो हमने पूछा व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द फंड्स, क्या रीजन है आपके फंड्स डिक्लाइन हुए? मैडम लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बड़े लंबे लंबी जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं मैम, आप बताओ उसमें खर्चा होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा मैम मेरे पास पैलेस है, मेंटेन तो करना बनता है ना, वहां पे मेंटेनेंस लगती है। भाई राजा फिजूल खर्ची बहुत करते थे, वो अपनी गलती थोड़ी बताएंगे, लेकिन हमें बता रहे हैं, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि मैम मेंटेनेंस करना है पैलेस ऑफ वर्से का। अब वर्सलीज मत बोलना, वर्से है जब आप देखेंगे, राइट। मेंटेनेंस, भाई मेरे पास मैम महल है एक, उसका मेंटेनेंस लगता है, ठीक है। फिर फ्रांस ने किने अमेरिका की हेल्प की थी, ब्रिटेन के खिलाफ, कॉमन एनिमी थे मैम हमारे, हमने लगा कि चलो दोस्ती दोस्ती में कर देते हैं, हमने अमेरिका की हेल्प की, उसमें भी खर्चा हुआ, ठीक है। उसके मैम हमने लैंड लिया, मतलब लोन जहां से लिया था, क्या वो लेंडर्स मैम उन्होंने 10% कर दिया इंटरेस्ट रेट, हमें लगा था चीजें नॉर्मल होगी, 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं वो हमसे, ये भी है। फिर मैम अदर मिसली और भी कई खर्चे होते हैं, आप बताओ लाइफ में और खर्चे नहीं होते? आप आर्मी है मेरी, उसको सैलरी देनी होती है, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफिसेज है मैम, वहां पे भी तो खर्चा होता है। ये सारे रीजन है मैम, ये सारे रीजन है, लेकिन मैम मुझे पता है क्या करना है। क्या करूंगा? टैक्स इंपोज करूंगा, कहां से निकालूंगा? ये जनता किस लिए है? इसीलिए तो है, इसलिए मैं करूंगा इन पे टैक्स इंपोज। मैम टैक्स इंपोज करूंगा, देंगे ये लोग, क्यों नहीं देंगे? राजा हूं मैं इनका, मुझे तो पैसा देना पड़ेगा इनको। मैंने कहा ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप गरीब? मैम क्या गरीब इंसान, इनको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, देंगे ये मुझे, ठीक है। कौन कौन से टैक्स? 2 टैक्स के नाम याद रखने हैं, टाइथ, ठीक है, और टाइल्स। मैम टैक्स से वसूलेंगे, ठीक है, इनके पास है पैसा। अरे मैंने कहा राजा जी गरीब लोग ऐसे कैसे पैसा? कह रहे नहीं नहीं मैम है इनके पास पैसा, दे सकते हैं आपको, क्या आपको लग रहा है गरीब है? पैसा है इनके पास। आप 2 तरीके के टैक्स आए, टाइथ और टाइल्स, अच्छे से पढ़ेंगे हम इनको, पर अभी हम स्टोरी लाइन बना रहे। अब क्या हुआ मैम, आपको कुछ टाइम बाद जब मैं वहीं थी तो मैंने देखा वहां पे सूखा भी, बेचारे गरीब लोग टैक्स भी दे रहे हैं, राजा ने इम्पोज कर दिया, नहीं सुनी मेरी बात, टैक्स इम्पोज कर दिया। उसके बाद और वो चल भी रहा था, ठीक है। एक चर्च इम्पोज था, एक डायरेक्ट टैक्स था, एक मतलब चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, वो बेचारे गरीब लोग। अब मैंने सुना राजा की सुन ली, अब थोड़ा घूम लेते हैं, फ्रांस शादी में आई गए तो थोड़ा घूम फिर के जाते। जैसे ही घूमने फिरने निकले तो वहां के लोगों को देखना शुरू किया, लोगों की सिचुएशन तो बहुत खराब थी। मैंने देखा कि दुकानों में जब हम जा रहे हैं, फूड की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज थी उस टाइम पे। अब फूड की शॉर्टेज है मैम, तो क्या होंगे? फूड के प्राइसेस हाई होंगे। मैम फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
फूड मैं गई, मैंने देखा, मैं दुकानदार से बोलती हूँ ब्रेड देना, वो कहता भाई इतने की। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो इतने की नहीं मिलती है, हम तो सस्ती लेके आते हैं। बोले नहीं मैम, प्राइजेस बढ़ गए, कमी है फूड की, सूखा पड़ा है यहाँ पे, ड्रॉट है। ठीक है, एक ड्रॉट की सिचुएशन है मैम, सूखा पड़ा है, लोगों में भुखमरी हो गई है, फूड शॉर्टेज है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल नहीं ठीक है। इसको क्या बोलोगे? सबसिस्टेंस क्राइसिस, वो भी पढ़ेंगे हम। सबसिस्टेंस ठीक है, हमें समझ आया कि जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो वो बहुत परेशान था। परेशान नहीं था, वैसे उसकी फिजूल खर्ची थी सारी। उन टाइम पे जो ट्रेजरी थी खाली थी। मैम क्यों थी? वॉर चल रहे थे लॉन्ग ईयर्स तक, मेंटेनेंस भाई करना है उनको अपने पैलेस का, वॉर से के जो पैलेस है उनका। फ्रांस ने हेल्प किया था अमेरिका को, वो एक रीजन है। जिन लेंडर से इंटरेस्ट लिया, लोन लिया था भाई, 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे थे वो। मिसलिनियस आर्मीज, यूनिवर्सिटीज को, मतलब यूनिवर्सिटीज मेंटेन करना, आर्मीज बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई टैक्स तो मैं निकाल लूंगा पैसा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस है उनको, टैक्स इंपोज करूंगा, ये है ना हमारे लोग। ठीक है, तो टाइट और टाइल्स करके 2 टैक्स जो है वो लगाए गए। वहां पे ड्रॉट हुआ, ऐसी सिचुएशन, बेचारे गरीब लोगों पे ही है सब कुछ। ड्रॉट, वहां पे सूखा पड़ा, फूड की शॉर्टेज हुई तो फूड प्राइसेस बढ़ गए, वो सब्सटेंसेस क्राइसिस की सिचुएशन वहां पर आ गई। ऐसा चल रहा था कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, अब हमें ये समझने के लिए कि टैक्स किस पर इंपोज किया गया, फ्रांस की जो अब हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा कि फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से, हमें टैक्स को समझने के लिए फ्रांस की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए समझते हैं फ्रांस की सोसाइटी को, फिर दोबारा से यहां पर आएंगे। राइट, चलिए मैम, हमने देखा इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, अब किंग है तो कोई डायनेस्टी तो होगी ही हुई, जैसे हमारे यहाँ पे इतनी सारी डायनेस्टीज हैं। ठीक है, तो बर्बन डायनेस्टी के थे ये, कहाँ के? लुई 16 जो है मैम, वो बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अगर बहुत छोटी सी एज में 20 इयर्स में ये राजा बन गए, 20 इयर्स में खुद को नहीं संभाल पाते, साम्राज्य संभालेंगे ये। ठीक है, उनको थ्रोन पर बिठाया गया, कहाँ के मैम? फ्रांस के। ही वॉज 20 years old मैम दैट टाइम, सिर्फ 20 साल के थे। और मैरिज हुई इनकी किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ। राइट मैम, अपॉन हिज एसेशन, जब वो गद्दी पर बैठे मैम, क्या हुआ? न्यू किंग को समझ आया कि भाई फ्रांस की ट्रेजरी तो खाली है, कुछ नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है, राजा बन गए हैं, कैसे? फिर क्या हुआ मैम? द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। क्यों थी? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों फ्रांस के फंड्स जो हैं वो खाली थे? क्या क्या सिचुएशन हुई? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है मैम, वहां पे वॉर हुए। अब देखिए, आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं मैम। एक तो मैम वहां पे वॉर्स, कैसे वॉर्स हुए मैम? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, इतनी लंबी लंबी लड़ाइयां जो लड़ी हैं, मुफ्त में थोड़ी होंगी मैम, खर्चा हुआ उसमें, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हुए। अब भाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इमेंस पैलेस ऑफ वर्से, ये जो वर्से का पैलेस था मैम, मेंटेनेंस चाहिए इसको, पैलेस है मेरा, ठीक है, वो हुआ। अब अंडर लुई 16 जो है, लुई 16 के ही टाइम पे फ्रांस ने हेल्प की 13, ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका ने हेल्प की किसकी? सॉरी, फ्रांस ने हेल्प की किसकी? अमेरिका की 13 कॉलोनीज की। किसके? ब्रिटेन से आज़ाद होने में। अब मुफ्त में तो हेल्प नहीं होती, आर्मी भेजोगे, खाना भेजोगे, चीज़ें भेजोगे, पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उनको, अपना नहीं पता लेकिन उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, लड़ेंगे दोनों भाई भाई। वही सिचुएशन यहाँ पर हुई। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन कौन? ब्रिटेन।
ब्रिटेन। उसके बाद द वॉर एडेड मोर देन, देखिए इस वॉर की वजह से $1 बिलियन लीवर्स टू अ डेट। लीवर्स क्या है? करेंसी है, राइट? इतना उनको डेट हो गया, कर्जा हो गया। टू कवर ऑल द लॉसेस, जितने भी लॉसेस जो है कवर कैसे होंगे भाई? मैम टैक्स से होंगे, है ना? लॉसेस एंड टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, ठीक है? अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या करे उन्होंने? टैक्स बढ़ा दिए। क्या किए मैम? उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, इंक्रीज द टैक्सेस। यहाँ तक कि हमें स्टोरी समझ आ चुकी है मैम, हम देख चुके हैं। लुई 16 है, बर्बन डायनेस्टी से हैं, ठीक है, और 20 ईयर्स की एज में बन गए हैं राजा। राजा जब वो बने हैं, उनकी शादी हुई है, एक प्रिंसेस है ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनेट, उनके साथ उनकी शादी हो गई मैम। फिर हमने देखा वहां पर कि जब हम वहां गए तो राजा का जो खजाना है पूरा खाली है। पूछा भाई क्या रीजन से आपका खजाना खाली है? जब वो थ्रोन पर बैठे वो खुद परेशान थे, खजाना खाली था। क्यों खाली था? मैम लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, इतनी लड़ाइयां लड़ी उन लोगों ने। फिर मैम उन्होंने क्या किया? हमने देखा कि भाई उनका जो पैलेस, आलीशान महल था, पैलेस ऑफ अर्थ से, उसको मेंटेन करने का खर्चा भाई मैम उन्होंने फिजूल खर्ची मैम, भाई ये बिल वो बिल सब कुछ, ठीक है, वहां को मेंटेन करने का वो। उसके बाद मैम क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प की भाई, 13 कॉलोनीज को हेल्प की। किस चीज के लिए? उनको आजाद कराने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। उसके बाद मैम जो लेंडर्स थे वो भाई अब कर्जा दिया तो लेंगे, 10% इंटरेस्ट रेट ले रहे थे उनसे, काफी बढ़ गया था वहां पे जो मतलब डेट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया मैम? उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मिसलिनियस एक्टिविटीज भी तो है, मेरी आर्मी है उसको सैलरी देनी, आर्मी के बिना राजा नहीं है, यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे खर्चे जो है एक्स्ट्रा उन्होंने गिनवाए, वो भी तो है मैम, वो मिसलिनियस खर्चे भी तो। और हम इस तरीके से मेरी ट्रेजरी जो है पूरी खाली है, राइट? अब क्या होगा आपका? आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैम बहुत आसान है, टैक्स इम्पोज करूंगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब वो टैक्स किसकी जेब से जाएगा? गरीब लोगों की जेब से जाएगा। उनकी सिचुएशन पहले ही खराब थी, राजा की फिजूल खर्ची चलेगी, वो गरीब इंसान को रोटी तक नहीं मिल रही है, राइट? तो उन्होंने कहा कि टू कवर ऑल द लॉसेस एंड टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस इंक्रीज करेगी। और 2 टाइप के टैक्सेस की उन्होंने बात की। और इन सभी टैक्सेस को समझने के लिए हम लोगों को फ्रांस की जो है सोसाइटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम फ्रांस की सोसाइटी को समझें, टैक्स इम्पोज तभी समझ आएगा जब फ्रांस की सोसाइटी समझ आएगी। फ्रांस की सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में बटी हुई है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की सोसाइटी। अब सोसाइटी ऑफ फ्रांस को अगर हम समझते हैं मैम, तो हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले सोसाइटी ऑफ फ्रांस समझ आएगा तो काफी चीजें हमें समझ आएगी कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्या था। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको मैम? सोसाइटी ऑफ फ्रांस को मैम। सोसाइटी ऑफ कहाँ का मैम? फ्रांस की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। हमें समझ नहीं आ रहा आप कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हो। अगर हम लोग बात करें, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, 3 स्टेट्स में बटी हुई थी मैम। ये है हमारी फर्स्ट स्टेट, फिर आपका सेकंड स्टेट, और उसके बाद थर्ड स्टेट। आप फर्स्ट स्टेट में कौन है? चर्च के लोग हैं मैम। फर्स्ट स्टेट में कौन है? चर्च के पीपल है भाई, चर्च के लोग हैं, चर्च पीपल, ठीक है। चर्च पीपल मतलब आपके क्लर्जीज हो गए, राइट? क्लर्जी। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेट पे मैम। सेकंड स्टेट में कौन है? सेकंड स्टेट में है हमारे रॉयल फैमिलीज और मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो आते हैं आपके सेकंड स्टेट में, ठीक है। इसमें है आपके रॉयल फैमिलीज
रॉयल फैमिली हो गई, वो आ गए आपके। और मैम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें। कौन है इसमें? नोबेलिटी। उसके बाद आती है मैम थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में कौन है मैम? कॉमन पीपल जो हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ठीक है, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में कौन है? बिग बिजनेसमैन है, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं। ये सब आते हैं आपके थर्ड एस्टेट में। हम क्या समझ पा रहे हैं? हम सोसाइटी ऑफ फ्रांस को मैम देख रहे हैं, और सोसाइटी ऑफ फ्रांस में हमें समझ आ रहा है कि फ्रांस नो 3 एस्टेट में डिवाइडेड है। फर्स्ट एस्टेट जिसमें जो चर्च के पीपल है, जो क्लर्जीज वगैरह है हमारे, वो आते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड एस्टेट, इसमें रॉयल फैमिली या मिनिस्टर जो होते हैं उनको आते हैं, किनको हम नोबेलिटी भी बोलते हैं। थर्ड एस्टेट में मैम कॉमन पीपल जो है, कॉमन पीपल, बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स है, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स है। तो ये सारे इस तरीके से क्या डिवाइडेड है मैम? फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड है। अब पॉपुलेशन में तो सबसे ज्यादा ये है, पॉपुलेशन में हमारी जो ये थर्ड एस्टेट है ये सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन वाइज तो ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है। पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है और लैंड इनके पास कम है। पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है, लैंड इन पे है, लैंड इनके पास कम है। लैंड कम है, पॉपुलेशन मैम ज्यादा है इनके पास। किसके पास? थर्ड एस्टेट के पास। ज्यादातर जो टैक्स है, ज्यादातर नहीं, टैक्स भी इन पे इंपोज किए जाते हैं। सारा बर्डन जो है वो इसी पे है। किस पे? थर्ड एस्टेट पे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो भाई प्रिविलेज्ड है, ठीक है, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई है बाय बर्थ। ये जो नोबेलिटी है और जो क्लर्जीज हैं, ये क्या है? ये बहुत प्रिविलेज्ड है, इनको ना प्रिविलेजेस दी गई है बाय बर्थ मैम, ठीक है। और ये बेचारे थर्ड एस्टेट, इतनी सारी पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन इनकी है, लेकिन लैंड भी इनके पास ही कम है। मतलब पूरा सिनेरियो आपके सामने है, राइट। तो इस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है। चर्च के पीपल है सबसे पहले मैम, सबसे पहले है हमारे पास चर्च के पीपल जो आते हैं हमारे क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट में, ठीक है। फिर रॉयल फैमिलीज एंड मिनिस्टर्स जो कि हमारे सेकेंड एस्टेट में आते हैं, राइट, वो हो गए आपके नोबेलिटी सेकेंड एस्टेट में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये जो डिवीजन ऑफ फ्रांस की सोसाइटी है, इससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट एस्टेट में चर्च के पीपल है, जैसे हमारे क्लर्जीज हैं, रॉयल फैमिलीज, नोबेलिटी जो है ये हमारी सेकेंड एस्टेट है। और थर्ड एस्टेट में आते हैं ओनली थर्ड स्टेट हैव टू पे द टैक्स। सारा बर्डन इन पे है थर्ड स्टेट पे। और इसमें आते कौन है? स्टेट में बिग बिजनेसमैन है मैम, ध्यान रखना है कौन कौन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लॉयर्स है, पीजेंट एंड आर्टिजन है, स्मॉल पीजेंट्स हैं हमारे, लैंडलेस लेबर है, सर्वेंट्स है, ये सब थर्ड एस्टेट। अरे गरीब इंसान क्या टैक्स देगा, राइट। तो इस तरीके से वहां सोसाइटी है। तो जब हम लोग फ्रांस गए, आप और मैं फ्रांस पहुंचे, शादी में गए थे, घूमने गए, तो हमने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी मैम 3 टाइप के लोगों में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट स्टेट है जिसमें हमारे जो चर्च वर्च वाले लोग हैं ना, चर्च वाले वो लोग थे, वो फर्स्ट स्टेट के, वो सबसे ऊपर है, फर्स्ट स्टेट के लोग है, क्लर्जीज है उसमें। सेकेंड स्टेट में बात करें तो नोबेलिटी जो राजा के काम वगैरह करते हैं, फैमिली मेंबर्स है, मिनिस्टर है उनके, वो आते। थर्ड स्टेट देखी मैम हमने, जितने भी बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए,
ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, और आपके फिर स्मॉल सर्वेंट्स मतलब लैंडलेस लेबरर्स हो गए मैम, वो सब जो है थर्ड। तो तीन तरीके के एस्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ये है आपकी फ्रांस की सोसाइटी। और सारा टैक्स किसको भरना है? थर्ड एस्टेट को मैम। इन दोनों को प्रिविलेजेस है बाय बर्थ, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि सारी चीजें बेचारे थर्ड एस्टेट वाले कर रहे, सही है, मतलब जिनके पास ज्यादा उनको कुछ नहीं करना, जिनके पास कम है सब कुछ उनको करना है, जस्टिफाइड नहीं है, राइट। अब ओल्ड टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, इज यूजुअली टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे ओल्ड रिजीम बोलते हैं। कहां पर? फ्रांस में, राइट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे, हम तीनों सोसाइटीज को पढ़ चुके मैम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऐसे है, पीजेंट्स जो है वो मेड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन उनकी है, पीजेंट्स की 90% पॉपुलेशन है, लेकिन उनके पास स्मॉल नंबर ऑफ ओन्ड लैंड दे कल्टीवेट, लैंड उनके पास कम है। तो पॉपुलेशन ज्यादा किसकी है? पीजेंट्स की है। लैंड उनके पास कैसा है? कम है। पॉपुलेशन ज्यादा, लैंड कम है, राइट। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय किसके बाद? नोबल्स के पास, चर्च के बाद, और रिचर मेंबर के पास 60% ऑफ लैंड है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दो एस्टेट्स कौन कौन सी? फर्स्ट एस्टेट मैम, एस्टेट मींस कौन? क्लर्जी। सेकेंड एस्टेट कौन मैम? नोबिलिटी। इन दोनों के जो है दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इनको बहुत सारी कुछ प्रिविलेजेस मिलती है, कैसे? बाय बर्थ मैम, बचपन से ये प्रिविलेज्ड है। और सारा भार बेचारे किसके ऊपर है? थर्ड वालों के ऊपर है। ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। तो हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझ आया कि वहां की लैंड कैसे है कि जो पीजेंट है उनकी जो पॉपुलेशन है मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन है उनकी। हाउएवर उनके पास लैंड कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम है। और जो अबाउट 60% ऑफ लैंड जो है वो नोबल्स के पास है, चर्च के पास है, रिचर मेंबर्स के पास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, देखो हमने अभी क्या देखा कि जो हमारे कौन से दो ग्रुप, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है ना, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हैं बाय बर्थ, ठीक है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस क्या? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता। अमीर लोगों को टैक्स नहीं भरना है, जो गरीब है उनको टैक्स भरना है। किस तरीके की सोसाइटी है भाई, हमें ही नहीं समझ आ रही है। तो यही वहां पे हुआ, हमने देखा कि उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ है, कुछ प्रिविलेजेस उनको बर्थ से दी गई, जिसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर एग्जम्पशन ऑफ द पेइंग टैक्स टू द स्टेट। उनको सरकार मतलब राज्य को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे देना। एग्जम्पशन मीन्स छुटकारा है उनको, क्या है? उनको छुटकारा है, कोई टैक्स नहीं देना। इतनी प्रिविलेजेस, वो भी फर्स्ट और सेकंड, अमीर लोगों को प्रिविलेज, वाह, ठीक है। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और उनको बाकी शाही प्रिविलेजेस वगैरह जो मिलती थी, लैंड से रिलेटेड प्रिविलेजेस मिलती थी, ठीक है, वो सब तो थी जिसमें वो जबरदस्ती काम भी करवाते थे लोगों से। तो हर तरीके से जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो किसको है? सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड क्लास को। और सबसे बड़ी प्रिविलेज उनको क्या है? एग्जम्पशन ऑफ टैक्स, छुटकारा है भाई उनको, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को। टाइप्स ऑफ टैक्स अभी हमने पढ़ा भी था, टाइथ, ठीक है, एक है टाइथ और है एक टाइल्स, ठीक है। दो तरीके के टैक्स है, बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछते। दो तरीके के टैक्स वहां पर है, टाइथ और आपका टाइल। अब टाइथ क्या होता है? एक टैक्स जो किसके लिए है? चर्च के लिए। देखो चर्च को टैक्स देना पड़ रहा है। जब वहां की सोसाइटी को हम दे रहे थे, क्या हम अपने यहाँ मंदिर में टैक्स देते? नहीं देते, वहां पे चर्च टैक्स लेता था, राइट। हम गए, फ्रांस की सोसाइटी बड़ी ऑकवर्ड सी लगी। टाइथ जो टैक्स है वो दिया जाता है, टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस टाइथ में क्या जाता था मैम? जितना भी पीजेंट का प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/10 उसको जो है उधर देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। तो देखिए हमारे पास दो तरीके के टैक्स आए मैम, एक टाइथ है,
ठीक है। टाइथ एक ऐसा टैक्स है जो किसको दिया जाता है, चर्च को दिया जाता है, ठीक है। और पीजेंट्स क्या देते हैं इसमें, 1/10 ऑफ द एग्री, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ है उसका 10वां हिस्सा जो है वो उसको चर्च को देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि टाइथ किस तरीके का टैक्स है, भाई ये किस तरीके का टैक्स है जो कि किसको दिया जाता है, चर्च को दिया जाता है, ठीक है। स्टेट को नहीं है, चर्च को देना है, फर्स्ट स्टेट वालों को देना है, तो चर्च को दिया जाता है। और इसमें क्या देना है, 1/10, जितनी भी फसल हुई है उसका 10वां हिस्सा जो है वहां देना पड़ेगा। फिर आइए मैम, दूसरा टैक्स भी था वहां पे, एक टैक्स तो देख रहे थे, चर्च को टैक्स दे रहे हैं मैम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते हैं उनको, अपना जितना भी खेती बाड़ी में हो उसका 10वां हिस्सा देना पड़ता था उनको। फिर देखा हमने एक और टैक्स था वहां पे जिसका नाम था टाइल्स, और ये टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, और ये देना है स्टेट को, राइट। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स called tithes and a number of indirect taxes which were levied and on articles of everyday consumption like salt और tobacco। देखो ये तो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स तो है ही है, टाइल एक डायरेक्ट टैक्स तो है ही है जो स्टेट को देना पड़ता है, जो राज्य को देना पड़ता है, राजा को देना पड़ता है। लेकिन और भी टैक्स थे, इनडायरेक्ट तो बहुत सारे थे। जो बेसिक, लोग परेशान कहाँ थे, बेसिक छोटी छोटी चीजों पे टैक्स दे रहे। मैंने वहां नमक की थैली देखी, मुझे लगा 9 रुपए की थैली होगी, मतलब वहां के अकॉर्डिंग ऐसे मत करो ना मैम, वो रुपये का, ओके। तो हमें क्या, हमारे इंडिया में इतने का मिल रहा था, हमने सोचा वहां भी मिलेगा, पर वहां देखा 50 रुपए का मिल रहा है, मतलब टैक्स लग रहा है उस पर। कैसे भाई, बहुत महंगा है ये तो। जो बेसिक डेली यूज की चीजें थी उन पर भी क्या हो रहा था, टैक्स। भाई सॉल्ट और टोबैको वहां के लोग जो लेते थे उन पर भी टैक्स। ऐसे छोटे छोटे कितने टैक्स, मतलब अपनी वो पूरी चीजें करने के लिए। हमने देखा था राजा का खजाना खत्म है, वो उन्होंने क्या बोला था हमें, मैम टैक्स इम्पोज करूंगा। अरे इतना क्या टैक्स इम्पोज करोगे, सॉल्ट पे भी टैक्स ले रहे हो, टोबैको पे भी टैक्स ले रहे हो, है ना। तो 2 तरीके के टैक्स हमें समझ आ रहे हैं अभी के लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 तरीके। और सारे टैक्स किसको देने हैं, थर्ड स्टेट को देने हैं मैम। बाकी 2 स्टेट है भाई प्रिविलेज्ड है उनको। और सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है उनको, कि भाई एग्जम्पशन ऑफ पेइंग द टैक्स, किसी तरीके का टैक्स नहीं देना, चिल काटो, मजे में लाइफ, ठीक है। अब टैक्स 2 है, एक तो टाइथ है। टाइथ कौन सा टैक्स है मैम, ये वो टैक्स है जो दिया जाता है किसको, चर्च को। और इस टैक्स में क्या होता है, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितनी फसल हुई है उसका 10वां हिस्सा देना है चर्च को आपको। फिर एक है हमारा टाइल मैम। टाइल में क्या होता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, पर ये डायरेक्ट किसको पे किया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के टैक्स है। ये टाइल जो है ये डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट को दिया जा रहा है, राजा को दिया जा रहा है, राइट। और इसमें जो है, इसमें देखा जाए कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन द सेंस कि सॉल्ट पे टैक्स है, टोबैको तक पे टैक्स है, जो डेली मर्रा की चीजें, जो जरूरी चीजें हमारी, उन तक पे इनसे टैक्स लिया जाता था। क्या आपको लगता है जस्टिफाई था? आप जब फ्रांस की सोसाइटी में पहुंचे आपको क्या लगा, सही हो रहा है फ्रांस के लोगों के साथ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही स्टेट काम कर रही है। मैंने तो बोला राजा जी आपका सिस्टम ही खराब है, मैं तो समझ चुकी हूँ आपका सिस्टम खराब है, इसीलिए तो लोग थोड़ा भड़क रहे। अब आपको भी समझ आ गया कि राजा जी का सिस्टम ही खराब था। राजा जी जो ऐसे हमें खर्चे गिरा रहे थे, मैडम देखो क्या हुआ, वॉर हुए तो भाई पैसा चला गया मेरा, सारी वेल्थ ड्रेन हो गई। फिर भाई मैम तो मैंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को भाई आज़ाद कराया, किससे, ब्रिटेन में इंडिपेंडेंस में हेल्प की, तो मेरा पैसा चला गया मैम। फिर मैम मेरा इतना शाही महल है उसको मेंटेन करने में पैसा जा रहा है, अब मैं निकाल लूंगा मैम, टेंशन मत लो। निकालूंगा कैसे, टैक्स इम्पोज कर दूंगा। कर तो रखे हैं टैक्स इम्पोज, कोई टाइथ है जो चर्च वाले ले लेते हैं, ये जो आपकी जो राजा जी हैं वो ले रहे हैं, तो भाई बेचारी जो थर्ड स्टेट है वो क्या करेगा? बिल्कुल भी गलत नहीं। हमें तो ये सिस्टम नहीं पसंद आया, नहीं जाएंगे फ्रांस इस टाइम पीरियड पे, तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बेचारे जो लोग हैं उन पे क्या इतना टैक्स इम्पोज होगा, बेसिक नीड्स पे भी होगा, तो क्या वो जी पाएंगे? सरवाइव करना इजी होगा? बिल्कुल भी इजी नहीं होगा मैम। आपको पता है हमने क्या देखा वहां पे, हमने लोगों से सुना वहां पे कि जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन
मिलियन इन 1789। तो देखो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जो 1715 तक 23 मिलियन थी, अब 28 मिलियन हो चुकी है आज के टाइम में, मीन्स 5 मिलियन बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा मैम, फूड ग्रेन, वहां के लोगों को खाना पीना तो चाहिए ही ना, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है तो फूड ग्रेन्स बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ मैम, प्रोडक्शन जो हो रही है फूड ग्रेन्स की वो इस तरीके से हो रही है कि लोगों की डिमांड ही पूरी नहीं हो पाती है, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई है, वहां पे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना मैम। वहां पर हमने देखा कि वहां की जो लोग है उनको अनाज वगैरह की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई है, राइट। दिस लेड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ मैम, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए, और बुरा क्या हुआ, चलो थोड़ी बहुत डिमांड पूरी हो भी जा रही थी, और बुरा हुआ कि वहां पे मैम सूखा आ गया, सूखा पड़ गया वहां पर। अब थिंग्स बिकम वर्स, और बुरी होगी। Whenever drought or hail reduce the harvest, जो बच्ची कुची कमी थी वो कौन कमी पूरी कर देता मैम, फसल पूरी कर देती थी, वहां सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति पैदा होगी, और इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो अपनी डेली मर्रा की जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे, वो भी डेंजर में आ गई हैं। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या है कि ऐसी सिचुएशन की लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, ब्रेड बेसिक चीज नहीं पूरी हो पा रही, तो ऐसी चीजें भी पूरी नहीं हो पाई है। हमने देखा कि लोगों की सिचुएशन, टैक्स भी उन पे इम्पोज है, और सिचुएशन और कहाँ पे खराब हुई कि लोगों के बेसिक, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन जब बढ़ी तो वहाँ पर जो है फूड की डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी तो फूड ग्रेन्स जो है उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो जो फसल हो रही थी वो हार्वेस्ट, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। कभी हो जाता था सूखा, ठीक है, कभी वहां पे हेल मतलब ओले वगैरह पड़ गए, फसल बर्बाद भी हो जा रही है। अब देखो वो नेचुरल चीजें, उन पे कंट्रोल नहीं था तो फसल बर्बाद हो जा रही थी, और डे बाय डे उस फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। क्या खाएगा गरीब इंसान, आप बताओ, ठीक है। नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा है मैम क्या होगा, यहाँ पर बहुत बुरे हाल है। देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमने देखा 1715 में जो 23 मिलियन थी अब वो 28 मिलियन हो चुकी है 1789 में। पॉपुलेशन इंक्रीज है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मैम, और क्या हुआ यहाँ पर, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और फूड ग्रेन्स की जो है कमी हो गई। अब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई मैम। अगर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई तो अब क्या होगा, फूड ग्रेन्स ग्रो करना पड़ेगा, कर रहे हैं मैम ग्रो, हार्वेस्ट तो हो रही है, फसल तो हो रही है, लेकिन क्या हो जा रहा है वहां पे, कभी ड्रॉट आ जा रहा है, सूखा पड़ जाता है, कभी हेल ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। और वो जो फूड है, फूड ग्रेन्स मतलब हार्वेस्ट जो है वो क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है, ठीक है। हार्वेस्ट मैम खराब हो जा रही है, कभी ड्रॉट हो रहा है, कभी हेल हो रहा है, वहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मींस लोग अपनी बेसिक जरूरतें के प्राइसेस जो हैं मैम वो इंक्रीज कर गए हैं, और लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या लगता है आपको, क्या ये सिचुएशन ठीक है? आपको क्या लगता है ये सिचुएशन ठीक है? मैम बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये सिचुएशन। सूखा पड़ रहा है, ठीक है, फूड ग्रेन के प्राइसेस इंक्रीज हो गए,
इस सिचुएशन को बोल रहे हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, कि लोग अपनी डेली मर्रा की जरूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे। लोग चुप बैठेंगे मैम? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते? इन एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज रोटी कपड़ा मकान, फूड बेसिक है भाई, फूड तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो यहां पर वो सिचुएशन मैम आ चुकी है यहां पर, राइट। अब आएगी हमारे पास पे क्या मैम? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों रही है? एक तो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, फूड की कमी है। देखो दो चीजें समझो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों नहीं होगी? लोग एक चीज छोड़ो पर फूड के लिए तो बाहर निकलेंगे। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है, ठीक है। प्राइजेस हाई हो रहे हैं, ठीक है। और स्टेट क्या कर रही है? टैक्स पे टैक्स इंपोज कर रही है, टैक्स इंपोज किया जा रहा है। और सारी चीजें किस पे की जा रही है? जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास है उनसे टैक्स नहीं है, टैक्स इंपोज किया जा रहा है किस पे? थर्ड स्टेट पे। फर्स्ट और सेकंड वाले तो प्रिविलेज्ड है ना, वो तो दे ही नहीं सकते टैक्स मैम, उनको तो एग्जाम्पशन है, वो तो बाय बर्थ है, उनको बचपन से नहीं देना टैक्स, चिल मारो, लाइफ ऐसी है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तो होंगे, अब ये थोड़ी चुप बैठेंगे भाई, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। इन द पास्ट, present and workers had participated in the revolt against increasing taxes and food scarcity। देखो ये जो टैक्स डे बाय डे बढ़ रहे थे मैम, प्राइजेस हाई हो रहे थे, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, टैक्स इंपोज हो रहे थे अंधाधुंध, अब लोगों को तो बाहर निकलना ही था मैम। इसी के चलते बट दे लॉक्ड the means and programs to carry out full-scale measures that would bring a change in the social economic order। अब वो ये छोटी मोटी चीजें नहीं चाहते, अब वो चाहते कुछ बड़ा होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही है सरकार, राजा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर देखिए अब ज्यादा कौन सोचेगा? जो पीजेंट्स है बेचारे दबते जा रहे थे। एक नई सोसाइटी जो है वो इमर्ज हुई, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? द इमर्जिंग ऑफ मिडिल क्लास, जिसमें हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स है, इस तरीके की जब मिडिल क्लास बनने लगी, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे जो है वो मिडिल क्लास सोचेगी बाकियों के बारे में भी। क्या होगा? सोचेगी वो, क्योंकि उनको लगे पढ़े लिखे लोग हैं ना थोड़े, तो उनको समझ आएगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसके खिलाफ क्या करना है? आवाज उठानी है, ठीक है। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स। कौन कौन से प्रोफेशनल है? लॉयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं। ऑल ऑफ दीज एजुकेटेड, जितने भी ये एजुकेटेड लोग थे, बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनको लगता था भाई ये क्या होता है प्रिविलेज बाय बर्थ? जिसके पास कैपेबिलिटी है उसको आगे बढ़ाओ, वो करेगा कुछ भी, ठीक है। earn their wealth through expanding the overseas trade, से ये लोग कमाते थे, बाहर जा जाके इन्होंने चीजें सीखी और इनको ये समझ आया कि जो भी अब हो रहा है फ्रांस की सोसाइटी में ये गलत है, ठीक है। फ्रांस में एक नई क्लास उभर के आती है, किसकी? मिडिल क्लास की। लॉयर्स हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो बुद्धिजीवी, क्लर्क्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। जो थर्ड स्टेट में इस तरीके वाले लोग हैं, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स नहीं, जो ये वाले लोग हैं, ये उभर कर आए एज अ मिडिल क्लास। इन्होंने आवाज उठानी शुरू की, ये क्या होता है प्रिविलेज बाय बर्थ? टैक्स तो ये भी दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे ये लोग टैक्स? इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आने लगी, राइट। और साथ में अब और भी एक चीज होगी, अब कुछ फिलोसोफर्स आए हैं, कहते हैं ना जिन पे लोग बिलीव करते हैं, फिलोसोफर थे, कुछ जानी मानी हस्तियां थी, उन्होंने भी लोगों की आंखें खोलना शुरू की। रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है,
सोच समझ कर होता है, टाइम लेकर होता है, चीजें जुड़ती जाती हैं तब जाकर होता है। यहाँ चीजें कैसे जुड़ रही हैं मैम? हमने ये तो देखा कि फ्रांस की सोसाइटी पहले ही डिवाइडेड है, जहां इक्वालिटी की बात होती है आज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने देखा फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी, बटी हुई थी 3 एस्टेट्स में, राइट। 3 एस्टेट्स में से 2 एस्टेट मैम प्रिविलेज थी, एक नोबैलिटी वाली, एक क्लर्जी वाली। बाकी सारे टैक्स जो है वो देने पड़ते थे किसको मैम? थर्ड वालों को। थर्ड एस्टेट वाले सारे टैक्स पे करते थे। अब थर्ड एस्टेट जो है उसमें एक ग्रुप है जो है मिडिल क्लास वालों का, जिसमें प्रोफेशनल है, ठीक है, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब जो है इनको समझ, धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी मिडिल क्लास वालों को कि नहीं नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, वो नई मिडिल क्लास, वो इस तरीके से बाहर आई। और फिर हमने देखा कि वहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी। अब लोगों को समझ आ रहा था फूड के प्राइसेस बढ़ रहे, बेसिक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे, ठीक है। वहां पे सूखा पड़ गया है, ठीक है, फूड की शॉर्टेज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस फूड की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस मैम ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोगों की बेसिक लाइवलीहुड की चीजें जो है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर होती जा रही है। मिडिल क्लास है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होना अब धीरे धीरे शुरू हो गई है वहां पर। अब रोल ऑफ फिलोसफर्स, अब कुछ फिलोसफर भी हैं जिन्होंने लोगों को जो है क्या करना शुरू किया, उन लोगों को बताना शुरू किया कि सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है। अब रोल ऑफ फिलोसफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फिलोसफर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किस चीज के लिए मैम? कि लोगों में वो एक स्पार्क आए, उनकी बातें सुन के लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो वो फिलोसफर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम फिलोसफर्स की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ फिलोसफर्स। अब हमारे सामने आएंगे कुछ फिलोसोफर, जिसमें से एक है जॉन लॉक। राइट, जिनकी बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिनकी बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। ये बुक किसने लिखी है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये आपकी जॉन लॉक ने लिखी है मैम। ये बोलते हैं मोनार्की एंड होनी चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रिविलेजेस होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये भी नहीं होनी चाहिए, गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। राइट, जॉन लॉक बोलते हैं ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करे। उनकी एक बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि एक तो मोनार्की एंड होनी चाहिए, दूसरा प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो होती है वो भी खत्म होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे रूसो, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गवर्नमेंट जो भी है ना, उसको अपनी लिमिट्स में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए? अपनी लिमिट्स में काम करना चाहिए।
उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को लिमिट्स में काम करने की जरूरत है। मोनार्की है तो अपनी लिमिट्स में रह के काम करे ना, ये थोड़ी किसी पे भी टैक्स इम्पोज करे, कुछ भी करे। एक्चुअली ये जितने भी हमारे फिलोसोफर्स थे ये बिलीव करते थे ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें नो वन इज अबव द लॉ, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके की प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, एक इक्वल सोसाइटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके के आइडियाज को ये सपोर्ट करते थे। और उसके बाद आते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू। और ये कहते हैं सेपरेशन होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सेपरेशन होना चाहिए पावर का। किसमें? 3 ऑर्गन्स में, किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर, सब कुछ एक के हाथ में होगा तो वो क्या होगा? करप्ट हो जाएगा। मैम 3 तरीके से पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड आपका जुडिशरी। राइट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं जो सोसाइटी है किस पे? इक्वालिटी के बेसिस पे, सबको फ्रीडम दिया जा रहा है, किसी भी तरीके की प्रिविलेजेस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। राइट, तो अगर हम बात करें द रोल ऑफ फिलोसोफर्स की, तो जैसे हमारे पास जॉन लॉक है, रूसो है, हमारे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को। अच्छे दार्शनिक है भाई, फिलोसोफर्स है। जैसे इनकी है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बोलते हैं मोनार्की का एंड होना चाहिए, प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली रूसो की बात करें, उन्होंने कहा गवर्नमेंट लिमिट मींस अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए सरकार के पास। वो कहते हैं ना अनलिमिटेड चीजें सही नहीं होती हैं, तो वही है, वो नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। क्या मतलब है इनका? हमारी जो पावर है वो एक ही, सब कुछ, जुडिशरी भी एक के हाथ में, लेजिस्लेचर भी, लॉ भी एक बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट भी वही कर रहा है, सब कुछ वही करेगा, तो वो कैसे एक जिम्मेदार सरकार बनाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। तो एक अच्छी सरकार वही होती है जहां पे सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेजिस्लेचर अपना कानून काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो अपना काम करे, तब जाके वो एक सही काम होगा। तो इस तरीके से बात करें, फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो जो है पुट फॉरवर्ड द थॉट्स लाइक दीज आइडिया जो है इनके, क्या कैसी सोसाइटी की बात करेंगे? सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। कैसी सोसाइटी? मैम ऐसी सोसाइटी की बात करें ये फिलोसोफर जहां सबको, अच्छी बात है ना मैम, फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, अपॉर्चुनिटीज सबको मिले। इन हिज बुक, ठीक है, जॉन लॉक अपनी बुक, कौन सी? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन लॉक की कौन सी बुक है? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? लॉक जो है वो क्या कह रहे हैं? रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्की एंड होनी चाहिए, ये एब्सोल्यूट मोनार्की मैम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एब्सोल्यूट मोनार्की की सारी पावर जो है मोनार्क के हाथ में, ये एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मोनार्की के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद रूसो क्या कहते हैं? ठीक है, रूसो जो है कैरिड करते हैं आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने बोला ना अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लोगों में और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको उन्होंने चुना है, उस तरीके की एक अच्छी सरकार जो है वो होनी चाहिए। इन द बुक स्पिरिट ऑफ द लॉज, अब क्वेश्चन, ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? मैम जॉन लॉक की है। और अगर हम बात करें स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक किसकी है? मैम मॉन्टेस्क्यू जी की है। एंड मॉन्टेस्क्यू जो है वो क्या बोल रहे हैं?
एक सोसाइटी डिवीजन होना चाहिए पावर का किस किस के बीच में मैम, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमने 2 बुक्स पढ़ी है भाई, भूलना नहीं है। एक तो स्पिरिट ऑफ द लॉ है, किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की है मैम। क्या बोल रहे हैं उसमें कि जो डिवीजन है पावर का वो 3 उसमें होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। तो ये सारी बातें वहां के फिलोसोफर करे। अब हम सोसाइटी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि अब क्या है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्यों नहीं होगी, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले। एक तो नई मिडिल क्लास सामने आई है जो बुरे तरीके से समझ चुकी है जो हो रहा है वो गलत है, प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। क्यों एग्जम्पशन भाई टैक्सेस से, उनको ऐसा क्या किया है उन लोगों ने, सब बराबर है, ठीक है, वो एक कारण है। फिर रेवोल्यूशनरी जो हमारे फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड की शॉर्टेज हो रही, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है। तीसरे ये हमारे जो फिलोसोफर है ये पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो ऐसी बातें सामने ला रहे जिससे लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, हाँ भाई ऐसा भी तो हो सकता है सोसाइटी में, ऐसा क्यों दें हम उन लोगों को टैक्स, क्यों करें ये चीजें, ऐसा सारी पावर मोनार्क के हाथ में क्यों। तो इस तरीके की जब चीजें होती जाएंगी, सीरीज होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होंगी। क्या हो रहा है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है and it guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France। जो फ्रांस के political thinkers है, बाकी जगहों से भी चीजें आप समझ रहे हैं और वो चीजें अच्छी जाएंगी। यहाँ पे देखना फ्रेंच सोसाइटी में क्या हो रहा है, अब वहाँ के लोग जो है समझदार होते जा रहे, वो न्यू मिडिल क्लास भी आया हुआ है, वहाँ पे और भी एक्टिविटीज हो रही है। तो वो क्या देख रहे हैं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई इंडिविजुअल राइट्स, सबको इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए। तो अब फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स भी बोल रहे हैं अरे यार सही बात है, फिर हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। फिर आइडियाज ऑफ फिलोसोफर हम लोगों ने देखा, ये सारी वो एक्टिविटी है जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जन्म दे रही हैं, राइट। जिसमें से जैसे उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात देखी, भाई वो वहाँ के लोग हम भी तो वो ह्यूमन बीइंग है, हमें भी इंडिविजुअल राइट्स तो होने चाहिए। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर, कौन से फिलोसोफर, हमारे रूसो जी हो गए, हमारे जीन लॉक हो गए, मतलब जॉन लॉक हो गए, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इन सबके जो आइडियाज हैं वो द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसिवली। अब क्या होता था, जैसे लोग फिर मॉन्टेस्क्यू जी हैं, उनकी बात है, ठीक है, तो वो डिस्कशन कहाँ हो रहे हैं, सैलो में जैसे होते हैं ना, जैसे दाढ़ी बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हेयर कट करवाने हैं, सैलो में डिस्कस कर रहे हैं। कहीं बैठे तो अरे सुना उन्होंने क्या बोला, ऐसा भी होता है, सोसाइटी ऐसे भी होती है, बराबर चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें डिस्कस होने लग गई अब, ठीक है। The ideas of the philosopher were discussed intensively in salon, coffee houses में डिस्कस होने लगे and spread among people through books and newspaper। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे होती हैं, ऐसे फैल के जब लोगों में एक जगह स्पार्क आता है, तो अब स्पार्क कैसे आ रहा है, इन चीज़ों से आ रहा है। लोगों को समझ आ गया, जब वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनते तो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स भी सोचे अरे यार इंडिविजुअल राइट्स तो हम लोगों के पास भी होने चाहिए। दूसरा क्या है, जो फिलोसोफर्स है उनके आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, अब सब कहाँ पे, सैलॉन्स पे, कॉफी हाउस में लोग कॉफी पी रहे, बातें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ भाई बदलाव की तो जरूरत है, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, राइट। द न्यूज दैट, और एक और न्यूज जो न्यूज आई दैट कि लुई 16 जो है वो प्लान कर रहा है और टैक्स लगाओ, और टैक्स लगाओ इन पे। लो कैसे चलेगा भाई, और टैक्स, ये सारी एक्टिविटीज किसको जन्म दे रही है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जन्म दे रही हैं। लोग समझदार होते जा रहे भाई, एक तो कर्जों का मतलब टैक्सेस के भार के अंडर दबते जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नए नए फिलोसफर, नई आइडियाज उनके सामने आ रहे, तो अब तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होकर ही रहेगा। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, वो और टैक्सेस बढ़ाने में लगे, पहले के तो कम नहीं हो रहे, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अब देखिए स्टेट के जो एक्सपेंसेस वो पूरे करने के लिए, जो उसके ऊपर कर्जा उनको पूरे करने के लिए क्या करें, क्योंकि क्या बोला था जब हम राजा जी के पास गए थे, राजा ने बोला मेरा तो हो जाएगा मैडम, मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, वही कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं डिट्टो। तो उन्होंने अब क्या है भाई, वो गरीब लोग हैं, जब उनके पास लैंड नहीं है, क्या होगा उनको,
उनको गुस्सा आ गया, मैडम अगर वो कर रहे हैं, राजा जी ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, गुस्सा आएगा, कहाँ से देंगे, जब हमारे पास खाने को नहीं है तो हम उनके टैक्सेस कहाँ से भरेंगे। राजा को कुछ नहीं समझ आ रहा। इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। क्या प्रिविलेजेस, फर्स्ट स्टेट है, एस्टेट है, सेकेंड एस्टेट है, इतना पैसा उनके पास, उनसे कोई टैक्स नहीं, सब कुछ हमसे ले रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो किसी बड़े आने वाली, वो कहते हैं ना, खतरे की निशानी है, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, पर अभी धीरे धीरे समझ आएगा, राइट। तो हमने समझा कि लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं कि जो भी वहां पर हो रहा है फ्रांस में, वो समझ चुके हैं कि ये सब गलत है। वो चीजें कॉफी हाउसेस में डिस्कस कर रहे हैं, सैलॉन्स में डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में छपवा रहे हैं अब चीजों को। और फिर राजा जी तो और नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं मैडम मुझे पता, देंगे ये टैक्स देंगे, कुछ नहीं होना इनसे। लेकिन वो कहते हैं ना, अति किसी चीज की बुरी होती है, और वो ही वहां पर अब होने वाला था। लोग गुस्से में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा था हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में। क्या सिस्टम था मैम, हम समझ गए। वहां की सोसाइटी जो है थ्री उसमें डिवाइडेड थी, एस्टेट्स में, ठीक है। हमें ये भी समझ आ गया कि 2 को प्रिविलेजेस थी, 1 को प्रिविलेज नहीं थी। सब सारा जो टैक्सेस, हर चीज का भार उन पे था। अब देखते हैं ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज धीरे धीरे होना शुरू हुई और लोग समझदार होते जा रहे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। विद दिस ये जो सेशन है ये एंड होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लास भी हम लोगों के पास है, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारे पास है, हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.